दोस्तों, मैं अभी दी चार्ज नाम से एक चैप्टर पढ़ रहा था, जो कि 17 चैप्टर है सीआरपीसी में। अगर आप लोग सीआरपीसी पढ़ रहे हो तो मैं आपके 2-3 मिनट लूँगा और कोशिश करूँगा कि दी चार्ज होता क्या है और उसके कंटेंट क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता पाऊँ। 2 या 3 मिनटों में मैं कोशिश करूँगा कि अपनी बात को क्लियर कर दूँ, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो शायद आपको समझ भी आएगा। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने की। अब 211 आता है कंटेंट ऑफ द चार्ज। पहली बात तो हमें ये समझना होगा चार्ज क्या होता है। चार्ज का एक छोटा सा डेफिनेशन बताऊंगा जो कि आप याद भी कर सकते हैं। 7-8 अक्षर हैं अगर आप याद करना चाहें। द प्रीसाइज एक्यूजेशन, एक एक्यूज्ड होता है, एक्यूजेशन हो गया उससे रिलेटेड ही है। द प्रीसाइज एक्यूजेशन अगेंस्ट ए पर्सन, ठीक है, एक तरीके से एक्यूजेशन हो गया अगेंस्ट ए पर्सन विच ही हैज़ डन और अटेम्प्टेड और डन, जो भी आप कहना चाहें उसके साथ जोड़ लीजिएगा। प्रिसाइज एक्यूजेशन अगेंस्ट द पर्सन, ठीक है, ये हो गया चार्ज। अब इसमें ऐड कर लेना तो लंबी लाइनें बन जाएंगी। उसके बाद आता है कंटेंट ऑफ चार्ज। कंटेंट क्या है? पहला कंटेंट क्या है? 211 सीआरपीसी सेक्शन 211 बोलता है एवरी चार्ज अंडर दिस कोड shall state the offense with which the accused is charged। पहला क्या बताएगा कि क्या ऑफेंस है इसके अगेंस्ट, इसका मतलब बस इतना सा है। नंबर दूसरा सेक्शन, इसका दूसरा सब सेक्शन क्या बताएगा 211 का, यानी कि दूसरा कंटेंट क्या है। 7 कंटेंट है इसके। दूसरा ये बताएगा इफ द लॉ विच क्रिएट द ऑफेंस गिव इट एनी स्पेसिफिक नेम द ऑफेंस मे बी डिस्क्राइब्ड इन द चार्ज बाय दैट नेम ओनली। यानी कि अगर लॉ के अंदर कोई भी नाम है उसका, जैसे मर्डर है 300 के अंदर 299 है, कल्पेबल होमिसाइड है 300 के अंदर मर्डर है, अगर उसका नाम लॉ के अंदर डिफाइंड है उस ऑफेंस का, तो वो ऑफेंस का नाम लिखना जरूरी है, चार्ज के अंदर मेंशन होगा। नंबर तीसरा क्या होगा? अगर उसका नाम मेंशन नहीं है कहीं पे भी, यानी कि अब समझते हैं इसको। इफ द लॉ which create the offense does not give it any specific name so much of the definition, तो यानी कि अगर लॉ ने उसका नाम ही नहीं दिया ऑफेंस का कुछ भी, तो उसको एक डेफिनेशन के द्वारा ही नोटिस के थ्रू बताया जाएगा। या ये देखिए, द नेम सो द डेफिनेशन ऑफ द ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड एज टू गिव द एक्यूज नोटिस ऑफ द मैटर विद विच इट इज चार्ज। जो चार्ज है, लगा है ऑफेंस उसके ऊपर, अगर उसका नाम नहीं है तो उसको एक डेफिनेशन के तौर पे, नोटिस के तौर पे उसको बताया जाएगा, जो भी कन्विक्टेड पर्सन है या जो एक्यूज्ड है। उसके बाद चौथा आ जाता है द लॉ एंड सेक्शन ऑफ द लॉ अगेंस्ट विच द ऑफेंस इज सेड टू हैव बीन कमिटेड शैल बी मेंशन्ड इन द चार्ज। ऑब्वियस ये बात है, कोई भी ऑफेंस हुआ है, कोई भी चार्ज लगेगा तो उसमें लॉ, द एक्ट, फलाना एक्ट, यानी किसी ने मेडिकल नेग्लिजेंस किया है डॉक्टर ने, तो उसके ऊपर मेडिकल नेग्लिजेंस एक्ट की सेक्शन इतने के तहत कार्रवाई। तो ये दोनों चीज़ें, यानी कि एक्ट का नाम यानी कि लॉ का नाम और उसके रिलेटेड सेक्शन का नाम या कोड का नाम होना जरूरी है। द लॉ एंड सेक्शन ऑफ द लॉ। अब 4 हो गए बड़े इजीली। पहला था कि चार्ज का मतलब यही होता है कि भैया जो ऑफेंस किसी ने किया है। दूसरा होता है अगर उस ऑफेंस का नाम है कुछ तो उस नाम को मेंशन करना जरूरी है। नंबर तीसरा है अगर उस ऑफेंस का कोई नाम ही नहीं है तो उसकी डेफिनेशन को मेंशन करना जरूरी है। नंबर चौथा ने बोला कि भैया उसके अंदर, चार्ज के अंदर, द लॉ एंड द सेक्शन, एक्ट कौन सा है और सेक्शन कौन सा है, ये होना जरूरी है। नंबर 5वां क्या बोलता है? द फैक्ट दैट द चार्ज इज मेड इज equivalent to the statement that every legal condition required by law to constitute the offense charge was fulfilling in the particular case। भाई जो केस है पर्टिकुलर, जिस बंदे ने किया है, ए ने कुछ अटेम्प्ट किया है, थेफ्ट किया है, तो उसके अंदर वो जो ऑफेंस है वो फुलफिल करना चाहिए उसके जो एसेंशियल हैं एक तरीके से। यानी कि चोरी के अंदर आपको किसी का सामान को उठाना है, डिसऑनेस्ट आपकी नियत होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसके साथ मैच करनी चाहिए, तब जाके ऑफेंस बनेगा। 5वां पॉइंट ये है द फैक्ट, जो फैक्ट हैं और जो चार्ज है
वो इक्विवेलेंट होना चाहिए, द स्टेटमेंट लीगल में जो स्टेटमेंट दी है उसके बराबर का होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आता है द चार्ज शेल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, कोर्ट की लैंग्वेज में होना चाहिए। 272 के अंदर सीआरपीसी में भी पढ़ सकते हैं आप, कोर्ट की लैंग्वेज जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और हाई कोर्ट उसमें नहीं इंक्लूड होता, ये लोअर कोर्ट्स के लिए होता है। ठीक है। इसके बाद आता है सातवां भी बड़ा इजी है, समझने की जरूरत है, लंबा है बट इजी है। इफ द एक्यूज्ड हैव बीन प्रीवियसली convicted of any offense is liable by reason of such previous conviction to enhance punishment। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी एक्यूज्ड जिसके ऊपर चार्ज लगा है वो प्रीवियसली कोई सेम काइंड की उसने ऑफेंस किया है, प्रीवियसली कन्विक्ट है ऐसे में, तो उसको भी प्रीवियस कन्विक्शन को भी जो उसमें मेंशन होना चाहिए, जिससे कि उसकी पनिशमेंट बढ़ जाती है। अगर सेम एक्ट वो कर रहा है, मान लीजिए उसने चोरी करी एक घर के अंदर, फिर दूसरे घर के अंदर, तीसरे घर के अंदर चोरी की, और उसके 3 केसेस चल रहे हैं मान लीजिए, तो जो तीसरा केस चल रहा है उसमें अगर पुरानी उसकी जो चोरियां आएंगी उस पर बेलेबल है, कुछ भी है, तो अगर उसको भी जॉइंट किया जाए तो उसको भी जॉइंट किया जाता है ताकि उसकी पनिशमेंट को बढ़ाया जाए। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। इफ द एक्यूज्ड हैव बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इज लाइबल बाय रीजन ऑफ सच प्रीवियस कन्विक्शन टू एनहांस पनिशमेंट और द पनिशमेंट ऑफ द डिफरेंट काइंड फॉर द सब्सिक्वेंट ऑफेंस एंड इट टू इंटेंड टू प्रूव सच प्रीवियस कन्विक्शन फॉर द पर्पज ऑफ affecting the punishment which the court may think fit to award for the subsequent offense. The fact, date, place of the previous conviction shall be stated in the charge. And if such statement has been omitted, the court may add it at any time before the statement is passed. कोर्ट कभी भी उसको ऐड कर सकती है, उसके प्रीवियस कोई भी ऐसा एक्ट उसने किया है तो चार्ज में होना चाहिए, और कोर्ट कभी भी उसको ऐड कर सकती है जब तक के वो ख़त्म नहीं हो जाता केस। ये रहा जी आपका कंटेंट ऑफ चार्ज। अब इसके बाद आएगा जॉइंडर ऑफ चार्ज, वो भी बड़ा इजी है। अगर कोशिश करूँगा कि अगर पॉसिबल हो तो बना के वो डाल दूँगा। राइट, थैंक यू जी।